का विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने moneycontrol.com को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा कि G20 के लिए भारत के एजेंडे का पूरी दुनिया में स्वागत किया गया है। दुनिया जानती थी कि भारत ग्लोबल मुद्दों का समाधान खोजने में मदद करने के लिए अपना सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण पेश करेगा। इसी सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी ने कहा, हमने पिछले 9 वर्षों में अपने देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के दृष्टिकोण का पालन किया है। इस नजरिए ने पूरे देश को प्रगति के लिए एक साथ लाने और समाज के अंतिम पायदान तक विकास का फल पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज इस मॉडल की सफलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। वैश्विक संबंधों में भी यही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में कोई भी मोदी को नहीं जानता था और फिर भी उन्होंने मुझे इतने बड़े जनादेश के साथ वोट दिया। 10 साल बाद उन्होंने हर जगह थोड़ा थोड़ा मोदी देखा है। चंद्रयान मिशन में, मेरी हाल की अमेरिका यात्रा में। अब जब वे मुझे अच्छी तरह से जानते हैं तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग फिर से सही चुनाव करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उन्हें उन लोगों से दिक्कत है जो सोचते हैं कि दिल्ली हिंदुस्तान है। प्रधानमंत्री ने इस बातचीत में आगे कहा कि भारत के पक्ष में जो बात काम कर रही है वो ये है कि देश विकासशील दुनिया के हितों को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें अफ्रीकी संघ के देशों जैसे कि G20 में प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले देशों के हित भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि शायद G20 के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब विकासशील दुनिया की तिकड़ी इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील के साथ है। यह तिकड़ी ऐसे महत्वपूर्ण समय में विकासशील दुनिया की आवाज को बुलंद कर सकती है जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिरता से तरक्की आएगी। दुनिया में भारत की अहम भूमिका है और दुनिया इस बात को जानती है, समझती है। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है, युवा हैं और देश के युवा ही भारत की ताकत हैं। साथ ही सबका साथ, सबका विकास का मंत्र भी जो है वो देश के लिए अच्छा कर रहा है। समाधान के हर कोशिश में भारत खड़ा हुआ है। यह भी उन्होंने कहा कि 2014 में जब नतीजे आए थे तो तब मोदी को कोई जानता नहीं था 2014 के चुनाव में, और फिर भी इतने बड़े जनादेश के साथ लोगों ने वोट किया है। और पीएम मोदी के इंटरव्यू पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के इंटरव्यू में भारत सरकार की नीतियों की झलक है। प्रधानमंत्री जी का जो इंटरव्यू है वो भारत सरकार की नीतियों की झलक है और जिस तरह से उन्होंने देश के लोगों को तरक्की के रास्ते पर ले जाके उसका वो निदान किया। जो लोग चुनाव के लिए फ्रीबीज करते हैं उसकी जगह उन्होंने खाते खुलवाए, उनको गैस देना, उनकी जिंदगी को बेहतर करना, उनके लिए पक्के मकान बनाना, उनको स्वास्थ्य के अंदर आयुष्मान भारत का कार्ड देना, उनको पूरी तरह से इस देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, इसके लिए काम किया। इधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पीएम की लोकप्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण G20 की अध्यक्षता मिलना है। पीएम की अध्यक्षता की वजह से G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि समावेशी विकास के 17 पैमाने दुनिया ने तय किए हैं और इसमें से 7 पर हम लीड कर रहे हैं। ये सिर्फ 9.5 की उपलब्धि है, 9.5 सालों की उपलब्धि है। दुनिया में सोच थी कि ग्लोबल साउथ में हम पिछड़े हुए हैं, अब साउथ केंद्र बन गया है। आप अपना भी आकलन देखेंगे जो सर्वे किया है आपने, उसमें भी जब आप उनकी अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी को देखते हैं या उनकी लोकप्रियता को देखते हैं तो वो साफ दिखती है।
लेकिन उसका सबसे बेहतरीन अगर उदाहरण है तो वो G20 की अध्यक्षता है। G20 की अध्यक्षता में सारे लोग अपने रीजनल चीज़ों को एक कॉन्सेप्ट के रूप में बैठक के पहले रखते थे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता या भारत की अध्यक्षता का जो पहली सफलता थी, थीम का परिवर्तन। वसुधैव कुटुंबकम मतलब हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारा सोचने का तरीका है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, जब ये बात कही गई, ये सिर्फ किसी भूगोल के लिए नहीं थी, ये हमारी विरासत और हमारी सांस्कृतिक सामर्थ्य का एक द्योतक था जिसकी हम तुलना कर सकते हैं। दूसरी बात आती है जो उपलब्धियां मुझे लगती हैं कि जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो जो 17 पैरामीटर्स दुनिया ने तय किए हैं, हम उसमें साथ में लीड करते हुए दिखते हैं। और वो सिर्फ कार्यकाल 14 से अभी 9.5 वर्षों की उपलब्धियां हैं। और जिसने बदलाव किया, और सिर्फ बदलाव इतना ही नहीं किया, हम दुनिया की ग्लोबल जितनी भी इकोनॉमी है, उन इकोनॉमी को भी एक संदेश दे रहे हैं कि अभी भविष्य में आपको अगर 2008 की जो कमी बेसी है, अगर उसको दुरुस्त करना है तो आपको हमारे मॉडल पर जाना होगा। इंडिया दैट इज भारत अब भारत बनाम इंडिया बन गया है। देश के नाम पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी भारत महान बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इंडिया गठबंधन से चिढ़कर देश का नाम बदल रही है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस पर बयान दिया है। इंडिया या भारत, देश में नई बहस छिड़ गई है। इंडिया दैट इज भारत पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। G20 सम्मेलन के निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने और सरकार की ओर से जारी एक बुकलेट में पीएम मोदी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बजाय भारत का प्रधानमंत्री बताए जाने पर बहस और तेज हो गई है। क्या सरकार देश का आधिकारिक नाम भारत करने वाली है? इस पर अटकलों का बाजार गर्म है। इंडिया बनाम भारत की इस बहस पर सीएम शिवराज का बयान आया। उन्होंने कहा कि भारत भारत है। इस बहस पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि ये डिबेट का विषय नहीं है। नया विवाद सामने आ गया इंडिया और भारत को लेकर। सर किस तरह से आप देखते हैं? कैसे देखते हैं सर? भारत तो भारत है, पहले भी था, है और भारत ही रहेगा। India and Bharat is not a debatable thing. A few days back, Union Home Minister Amit Shah ji has placed in Parliament Bharatiya Nyayik Samhita. Now, at that point of time, nobody has opposed. Because this word India and Bharat can be interchangeable. That is the decision of Supreme Court of India in 2016. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत ये संविधान में लिखा गया है और अगर किसी का प्रचलित नाम असली नाम से अलग है तो उसे असली नाम से पुकारने में ऐतराज क्यों है? भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, यानी हम इंडिया के लोग जो कि भारत है, यानी जिसका नाम भारत है, पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। अब अगर किसी का कोई प्रचलित नाम और है और असली नाम कोई और है तो असली नाम से पुकारने पर ऐतराज क्यों? बीजेपी नेता भारत को ही देश का असली नाम बता रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों का तर्क अलग है। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि देश का नाम हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले रोड का नाम बदला करते थे, अब देश का नाम बदलने लगे हैं। सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां इंडिया के नाम पर एकजुट हुई हैं, जिसकी वजह से चिढ़कर सरकार भारत की बात कर रही है। इट्स वेरी सिंपल, हिंदी में भारत है, इंग्लिश में इंडिया है, दैट्स ऑल इट इज। ना ये सरकार जो आई है सिर्फ नाम बदलने में मसरूफ है। दे केम टू पावर सेइंग दैट दे आर गोइंग टू बी गेम चेंजर्स, बट दे बिकम नेम चेंजर्स। पहले रोड्स का नाम बदलते थे, अभी देश का नाम। गोइंग टू विड्रॉ देयर ट्रूप्स फ्रॉम इंडिया। दिस इज नथिंग बट
I don't know. It's very frivolous of the government to get into these things now. We have bigger problems. In the last 9 years, the economy is in. इंडिया गठबंधन की वजह से देश का नाम बदलने के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इन्होंने पहली बार इंडिया नाम नहीं रखा। I.N.D.I.A वाले ये कह रहे हैं कि ये हमारे से डर कर ऐसा किया जा रहा है, तो उन्होंने कोई पहली बार तो इंडिया नाम रखा नहीं है। 1977 में भी उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, और भारत की जनता ने उस वक्त इंदिरा गांधी को धूल चटा दी। तो इंडिया और भारत पर जोरदार बहस जारी है। बीजेपी भारत को देश का असली नाम बता रही है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार इंडिया गठबंधन की वजह से नाम बदलने में लगी है। देश के नाम पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली में तैयारियां जारी है। मेहमानों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली की सजावट भी बेहद शानदार तरीके से की गई है। देखिए जरा। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों को सजाया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनेक वैश्विक संगठन से जुड़े डेलीगेट्स दिल्ली आएंगे। ऐसे में कूटनीति का महाकुंभ माने जाने वाले G20 समिट के लिए दिल्ली दरबार को सजाया जा रहा है। दिल्ली में मेहमानों की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। गाड़ियों के आवागमन को लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली का सुरक्षा कवच अभेद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बढ़ते आगे, कुछ और खबरों की बात करते हैं। बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर फिर से एक बिटिया हवस का शिकार बना ली गई। रायपुर के बाद जशपुर में दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हत्या, लूट, चाकूबाजी की घटनाएं तो आम हो ही गईं। अब अपराधी और भी बेखौफ होते नजर आ रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से शर्मसार हुआ। फिर एक बेटी हवस का शिकार बनी। कानून व्यवस्था के दावों की एक बार फिर से पोल खुली। सरकार और सिस्टम पर फिर से सवाल उठे। क्या छत्तीसगढ़ में है जंगल राज? रायपुर के बाद अब जशपुर दरिंदगी से दहल गया। जशपुर में आदिवासी युवती से गैंगरेप हुआ। धनगरी वाटरफॉल में 2 हैवानों ने युवती के साथ दरिंदगी की। बताया जा रहा है कि सद्दाम खान और इम्तियाज अंसारी नाम के आरोपी आदिवासी युवती को वाटरफॉल घुमाने के बहाने ले गए, जहां उन्होंने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। आरोपी बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया और पुलिस आरोपियों की तलाश की बात कह रही है। पीड़िता के द्वारा बगीचा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उसमें पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और हमारी 2 टीमें जो हैं आरोपियों की पता तलाश में लगी हुई हैं और शीघ्र ही हम जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया है। ये चिंताजनक है, बहुत गंभीर मामला है।
और इस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस से मैं आग्रह करता हूं कि तत्काल दोषियों के खिलाफ गिरफ्तार करके कार्रवाई करे। इस घटना ने एक बार फिर से प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला। विधायक रंजना साहू का बयान सरकार पर बेटियों की सुरक्षा न कर पाने का आरोप भी है। इतना ही नहीं, इन्होंने एक और आरोप लगाया जो इस मामले को और गंभीर बनाता है। रंजना साहू ने आरोपियों को कांग्रेस का नेता बताया है। इस प्रदेश में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार कान में रुई डालकर बैठी है, आंख में पट्टी बांधकर बैठी है। छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियों के साथ रोज कोई न कोई ऐसी घटना हो रही है जो प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली है, छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार कर देने वाली है। एन शिक्षक दिवस के दिन सरगुजा में आदिवासी शिक्षिका महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और इसका आरोपी कांग्रेस का युवा नेता। सरकार मुंह बंद कर बैठी है। भूपेश बघेल जी इस विषय में एक शब्द नहीं कह रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की प्राथमिकता यहाँ की बेटियां हैं, छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार फिसड्डी निकली। इस सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह यहाँ के प्रदेश की बेटियों की रक्षा करने में असमर्थ है। यह कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जैसा कि रंजना साहू आरोप लगा रही हैं, आरोपी अगर कांग्रेस के नेता हैं तो सवाल सरकार के साथ ही मोहब्बत की दुकान की बात करने वाली पार्टी पर भी उठते ही हैं। प्रदेश में इस तरह की पहली घटना नहीं। हाल ही में रायपुर में 2 युवतियों से गैंगरेप का मामला सामने आया था। रक्षाबंधन मनाने के बाद महासमुंद लौट रही युवतियों के साथ दरिंदों ने हैवानियत की वारदात की थी। घटना सामने आने के बाद हड़कंप मचा था और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गोली चलना आम बात हो गई, चाकूबाजी सरेआम हो रहा है और अपराधी जो है अपराध करके पुलिस की पकड़ से बाहर हो रहा है। जब पुलिस वालों से हमारी बातचीत होती है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से, तो वो कहते हैं कि हम विवश, हम मजबूर हैं क्योंकि अपराधियों को। रायपुर के बाद जशपुर में गैंगरेप की वारदात प्रदेश में कानून के राज की बात कहने वाली सरकार के दावों की पोल खोल रही है। चाकूबाजी, हत्या, लूट जैसी वारदातें छत्तीसगढ़ में आम हो चली हैं और अब अपराधियों के हौसले और भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जशपुर से दीपक सिंह और रायपुर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। धार में एक पिता जल्लाद बन गया। तंत्र मंत्र के चक्कर में उसने अपनी ही औलाद का कत्ल कर दिया और 1.5 साल के बेटे को ऐसी मौत दी कि सुनकर कलेजा कांप जाए। देखिए रिपोर्ट। एक पिता के लिए अपनी संतान से बढ़कर और क्या हो सकता है, लेकिन धार में एक बाप जल्लाद बन गया। अपने 1.5 साल के मासूम बेटे को उसने ऐसी मौत दी, इसके बारे में जान पत्थरों का भी कलेजा कांप उठे। अपने बेटे को उसने पटक पटक कर मार डाला। उसने बताया कि वह अंदर अपने बच्चे को उठा उठा पटक के मार रहा है और अंदर से शटर लगा लिए, अंदर से घुसने की जगह नहीं। फिर मैं और CSP साहब और हमारा पूरा पुलिस बल यहाँ पर आया। हम 10-12-15 लोग आए तो वह बच्चे को पटक के मार रहा था। दिल दहला देने वाली ये घटना घाटा बिल्लौद की, लेकिन एक बाप क्यों हैवान बन गया? 1.5 साल के मासूम की क्यों उसने इतनी बेरहमी से हत्या कर दी? इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उमेश परिहार नाम के शख्स ने तंत्र मंत्र के चक्कर में अपने ही बेटे की बलि चढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी उज्जैन जाता था, जहां वो तंत्र मंत्र में किसी आश्रम से जुड़ा हुआ था। वहां से लौटने के बाद उसने मंदिर के पास भभूत उड़ाई और फिर घर में पानी छिड़का, भभूत उड़ाई, अपने घर वालों की पिटाई की और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। उज्जैन जाता था, कोई आश्रम से जुड़ा हुआ था, किसी तंत्र मंत्र के आश्रम से कह सकते हैं। तो वहाँ से सुबह लौटा था तो पहले उसने यहाँ मंदिर के पास में भभूत उड़ाई, फिर घर में आके सबके ऊपर पानी छिड़का, फिर उनके ऊपर भी भभूत उड़ाई। घर वालों ने विरोध किया कि क्या कर रहा है, तो उनको इशारे से चुप रहने का बोल दिया। फिर सामान पटकने लगा घर का। पिताजी ने मना किया तो उनको भी मारा, पत्नी को भी मारा।
बच्चे स्कूल गए हुए थे, एक बच्चा 1.5 वर्ष का अंदर सो रहा था, तो उसने शटर लगा लिया। उसके बाद फिर ये जो घटना जो मैंने बताई, वो उस घटना को उसने अंजाम दिया। तंत्र मंत्र के चक्कर में एक बाप दरिंदा बन गया। पिता अपने ही बेटे की इतनी बेरहमी से हत्या कर दे, ये घटना हैरान कर देने वाली है। पुलिस ने बेरहम बाप को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए धार से नवीन मेहर की रिपोर्ट। एक ऐसी सजा जो आपके भी रोंगटे खड़े कर दे। एक महिला को कुएं में लटका दिया गया और वो चीखती रही, चिल्लाती रही, और जिस हैवान ने उसे सजा दी वो उसे जान से मारने की धमकी देता रहा। इतना ही नहीं, हैवानियत का वीडियो भी बनाया और महिला के घर वालों को भेज दिया गया। आखिर कौन है ये शख्स और ऐसी दरिंदगी की क्यों गई, देखिए जरा। कुएं में सिसकती जिंदगी, जब पति बना हैवान, पत्नी को कुएं में लटकाया, वीडियो बनाया, 5 लाख की डिमांड। दहेज के लिए दरिंदगी। 40 सेकंड के इस वीडियो में हैवानियत है तो एक रिश्ते की सिसकने की दास्तां भी। किसी का वहशीपन तो कोई रहम की भीख मांगती हुई, किसी की बेशर्म हंसी तो किसी के आंसू, और जिंदगी की जंग भी। इस कुएं में महिला को लटकाया गया है, जिसे ऐसे लटकाकर सजा दी गई है, जिसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। सजा देने वाला महिला का पति ही है। सोचिए जरा, कुएं के ठंडे पानी में ठिठुरती हुई, दहशत में चीखती चिल्लाती ये महिला, जो अपने पति से बार बार गुहार लगाती है, उसे बाहर निकाल लो, जो डर के मारे अपने परिवार को भी याद करने लगती है, जिसे ये भी नहीं पता वो जिंदा बचेगी या नहीं, कहीं उसका पति उसकी जान ही ना ले ले। ना जाने कैसे कैसे ख्याल। और इधर पति जो हैवान बन चुका है, वो अपने इस गुनाह का वीडियो बनाता है। कुएं से घर की लोकेशन भी दिखाता है। हैवान बने पति की 3rd डिग्री का पता भी नहीं चलता, लेकिन इस दरिंदे ने अपने ससुराल वालों को ये वीडियो भेजा। सोचिए कितना बेखौफ है ये दरिंदा। ये दोनों एक पति पत्नी संबंधी मामला है, जिसमें उसका पति उस पत्नी को अपनी दहेज प्रताड़ना के संबंध में कुएं में रस्सी डालकर जानलेवा हमले करने के संबंध में है। चूँकि मामला महिला संबंधी था, इसलिए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी राउंड अप कर इसमें गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। 3 साल पहले राजस्थान के रठांजना थाना इलाके की कनोरा गांव की रहने वाली महिला की शादी MP के नीमच के जावत के किरपुरा के राकेश कीर के साथ हुई। शादी के बाद से ही ये शादीशुदा रिश्ता सिसकने लगा था। राकेश कीर पत्नी पर जुल्म ढाता, दहेज के लिए उसे सताता, लेकिन पत्नी चुप रही। शादीशुदा रिश्ते को बचाना चाहती थी। और फिर ये खौफनाक तस्वीर सामने आई। आरोपी पति ने पत्नी को दहेज के लिए ये खौफनाक सजा दी थी। ये वीडियो क्लिप भेजकर अपने ससुराल वालों से उसने 5 लाख की डिमांड की। वीडियो देखकर लड़की के मायके वालों के होश उड़ गए। प्रथम दृष्टया इसके अंदर संभवतः जो पति है वो पत्नी से दहेज प्रताड़ना जो कि पहले भी किया था, लेकिन पत्नी ने रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन इस बार उसने दहेज प्रताड़ना के संबंध में उसको कुएं में डाल दिया और उससे पैसे की मांग की। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सलाखों के पीछे पहुंच गया है शैतान शौहर। नीमच में विश्वदेव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण मुरली की तान छेड़ा करते थे तो गैया झूम जाती थी, झूम उठती थी। ग्वालियर में यही कमाल हो रहा है। मुरली की तान से गायों का इलाज किया जा रहा है, देखिए जरा।
मुरली की तान बांसुरी बनी वरदान, हर दुख का निदान, गौ माता को जीवन दान। द्वापर में जब भगवान कृष्ण मुरली की तान छेड़ते थे तो गायें दौड़ी चली आती थी। मुरली की मधुर तान आज भी गायों को जीवन दान दे रही है। ग्वालियर नगर निगम की आदर्श गौशाला में मुरली की तान से बीमार और घायल गायों का इलाज किया जाता है। मुरली की तान का कमाल ऐसा है कि मरणासन्न गाय भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। गौशाला में करीब 9000 से ज्यादा गौवंश हैं। यहाँ रोज बीमार और घायल गायें आती हैं, जिन्हें मुरली की तान से नई जिंदगी दी जाती है। इन गायों का गौशाला स्थित औषधालय में इलाज किया जाता है, जहाँ डॉक्टर तो गायों का इलाज करते हैं, म्यूजिक थेरेपी का भी इस्तेमाल होता है। गौशाला में साधक आते हैं और इलाज के दौरान इन गायों को मुरली की धुन सुनाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। 8%